हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी लेक्चर। आज हम सारे रूल्स कवर कर लेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है वो भी देख लेंगे, और एंड में आपको एक वो चीज बताएंगे जो हमने पढ़ा था ना, अपना क्या बोलते हैं, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब चीजें। तो उससे कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक लास्ट में एक चीज आएगी और वहां पे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो रूल्स पढ़ने हैं वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है। तो ये आता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। दो तरीके से करा जाता है, इन टू वेज। सबसे पहला आता है अहबाउ रूल, अहबाउज रूल, और फिर अगला आता है N+L रूल। आपके टेक्स्ट में पहले N+L दे रखा है, मैं पहले अहबाउ बता दे रहा हूं क्या होता है। अहबाउ पूरा मतलब देखते विस्तार में एकदम करेंगे अच्छे से। चलो शुरू किया जाए। एक सेकेंड, हाँ शुरू है। तो सबसे पहली बात तो अहबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या बनाना कुछ। ठीक है, अब क्या कहता है ये, तो अहबाउ रूल हमसे ये कहता है, अकॉर्डिंग टू अहबाउ रूल, according to Aubau rule, we have to fill the electrons, in the decreasing order of stability or increasing order of energy। क्या कहता है हमसे ये रूल कि या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में भरो या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आगे से आपको एक बात दिमाग में बस बिठा लेनी है। कौन सी बात है सर? वो ये बात है कि जब भी हम एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो दोनों हमेशा इनवर्सली चलेंगे। कैसे चलेंगे? इनवर्सली। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है सर, पहले तो ये बताओ। स्टेबिलिटी यानी कि जैसे हमने बता चुके हैं कि संतुलन होता है, और एनर्जी यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हमारे अगर आपने पीछे लेक्चर किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा स्टेबिलिटी क्या होता है और एनर्जी क्या रहता है। नहीं पता तो टाइप करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा है। तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इसका उल्टा जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी ज्यादा। और वही लिखा गया है यहाँ पे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब अगर एनर्जी स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो वही बात हो गई, अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, इस हिसाब से। अब आते हैं हम लोग N+L रूल। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, पहले N+L रूल भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो N+L रूल क्या कहता है? N+L रूल ये कहता है कि जिसका N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये एरो का मतलब समझ में आता है ना, कम कम और ज्यादा। ठीक है सर, नहीं समझ में? ओके ओके ओके, बताते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, कुछ मेन बेसिक बातें अगर हम कर लें, कि अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, ये सब कर चुके हैं हम ऑर्बिटल्स में, कि अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो क्या क्या आते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही सबशेल होता है s। n की वैल्यू 2 होती है तो उसमें दो होते हैं s और p। 3 होती है तो s, p और d होता है। 4 होती है तो s, p, d और f होता है। अच्छा, अब पहले में है ये, तो इसके लिए मैं इसका क्या लगा रहा हूं? क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में ये सब शेल है, तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? 1s।
सेकेंड शेल में ये दो सब शेल है s और p, इसके लिए मैं लिख रहा हूं इनके आगे 2s 2p। थर्ड शेल में ये तीन सब शेल है या तीन ऑर्बिटल है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं 3s 3p 3d। और फोर्थ शेल में ये है चार, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं 4s 4p 4d और 4f। तो सर 5 नहीं होता, अभी तक हमें एलिमेंट 118 वाला नहीं मिला है, इसीलिए 5 अभी तक आया भी नहीं है, मतलब n इज इक्वल टू 5 वाला। और शेल की अगर हम बात करें तो अच्छा सर ये तो पढ़ा दिया, अब इसका क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि जैसे कि मान लो मेरे को कंपैरिजन करनी है, यहां पे कंपैरिजन करते हैं 1s और 2s में मेरे को कंपैरिजन करना है, 1s और 2s में कंपैरिजन करना है। तो यहां पे n प्लस एल लगाना है, तो पहले इसका n बताओ l बताओ, फिर n प्लस एल रूल लगा लेंगे। तो n क्या होगा इसका, सबको दिख रहा है, जो आगे लिखा हुआ है यहां पे देखो वही है, यहां पे लिखा हुआ है वही है। l क्या हो सकता है, किसी को आइडिया? दोनों s है, तो यहां पे l क्या होगा 0 और 0। ये कहां से आया सर? पिछला वीडियो अगर आप देख के आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 0 और 0 कहां से आया। जो s होता है उसके लिए 0 होता है l की वैल्यू, जो p होता है उसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और क्या बोलते हैं f के लिए 3 होती है। ठीक है, हाँ चलो ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो, जोड़ियां मिलाओ, तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2। तो ऐसे क्या साबित हुआ सर? इसे साबित ये हुआ कि n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा तो ये है, ये बात समझ में आती है? इन दोनों में बड़ा तो ये है, तो क्या लगता है एनर्जी कम किसके पास होगी? जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी, मतलब इसके पास एनर्जी कम है और ये स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा हिसाब से। अच्छा कोई और एग्जांपल सर? जी बिल्कुल, रुकिए बताते हैं। ये मिटा दे कि आप नोट कर रहे हो? कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो फटाफट। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने नाम दे दिया आपको 2s और 2p, 2s और 2p। इसके लिए n बताओ और l बताओ। तो n क्या है 2, n क्या है यहाँ पे भी 2, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, l की वैल्यू p के लिए होती है 1। दोनों को क्या करो, जोड़ियां मिलाओ, तो n प्लस l क्या आया आंसर? यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे क्या आया 3 आया, 3 आएगा ना, 2 प्लस 1 3। तो कौन बड़ा है? ये हिसाब से। तो दोनों में से एनर्जी कम किसके पास है? एनर्जी कम किसके पास है? इसके पास। यही तो कहता है हमसे n प्लस एल रूल। आपके एक टेक्स्ट में एक वर्ड दे रखा है डीजेनरेट ऑर्बिटल, बताते हैं वो भी क्या है क्या नहीं, आप टेंशन मत लो, वो पहले इतना देख लो। ऑब्बो रूल भी क्या कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो यहां पे n प्लस एल का वैल्यू जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसका उल्टा सोचो, n प्लस एल का वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू बड़ी है n प्लस एल की, तो एनर्जी भी इसके पास ज्यादा होगी और इसके पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, उस हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर मान लो ऐसा एग्जांपल है, कैसा एग्जांपल कि 2p दे रखा है और 3s दे रखा है, यहाँ पे n बताओ, यहाँ पे l बताओ। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। सर ये क्या 2 3 1 3 खेल रहे हो? l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। तो n प्लस l कितना आ गया यहाँ पे? इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। अरे बाप रे, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। अब क्या करें? दोनों को डाल दो इक्वल टू, खत्म। अब आपके तेज दिमाग में मेरी तरह एक और आइडिया आया रहेगा। कौन सा आइडिया? कि अगर दोनों बराबर आ जाए तो क्या करने का? तो एक नया रूल आएगा जिसको हम बोलते हैं एन रूल। अब सर ये क्या है, ये भी याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, एन रूल हमसे ये कहता है, एन रूल हमसे ये कहता है कि जिसका एन का वैल्यू कम रहेगा
उसका एनर्जी कम रहेगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया, चलो इधर आओ। देखो यहां पे जब n प्लस एल दोनों बराबर आ जाते हैं, n प्लस एल दोनों जब बराबर आ जाते हैं तो हम जाएंगे n में। n की वैल्यू कम कहां पे है? यहां पे कम है ना, तो एनर्जी कम किसके पास होगी? इसके पास। ज्यादा किसके पास होगी एनर्जी? इसके पास। तो ऑर्डर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा ऑर्डर, इस हिसाब से। ठीक है, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी कम। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बोर रूल और n प्लस एन रूल को पूरा मिक्स करके पढ़ते हैं। चलो खाली ये ध्यान रखना, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में 6, d में 10 और f में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे जाते हैं अभी बताएंगे तुम्हें, धीरे धीरे सब बताएंगे, सांस ले लो। चलो शुरू किया जाए। तो पहले लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, फिर आ जाएगा 7s और अंत में 7p। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है वो देख रहे हैं। ऐसे लाइन वाइज नहीं भरना है, इलेक्ट्रॉन को भरने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 1s में, और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, अगर ना याद हो तो इधर देख लेना। s, p, d और f। s में होता है 1 डिब्बा, p में होते हैं 3 डिब्बे, d में होते हैं 1 2 3 4 और 5 डिब्बे, f में होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 और 7 डिब्बे। सर ये कहां से आए? m को याद करो, मैग्नेटिक नंबर, उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे l इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे l इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे l इज इक्वल टू 2 होता है और यहाँ पे l इज इक्वल टू 3 होता है। यहाँ पे m की क्या याद करनी है? m की वैल्यू कहां से कहां तक आती है? -l से लेकर +l तक। तो यहाँ पे तो एक ही आएगा, यहाँ पे -1 0 +1, यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस हिसाब से जहां पे देखो 1 2 3 4 5 आए तो इसके लिए 5 डिब्बे, यहाँ पे 3 वैल्यू है इसके लिए 3 डिब्बे, यहाँ पे 1 की वैल्यू इसके लिए 1 डिब्बा, यहाँ पे 7 वैल्यू इसके लिए 7 डिब्बे, और हर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस के पास कितना डिब्बा है? 1 डिब्बा, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। पी के पास कितने डिब्बे हैं? 1 2 3, तो एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने जाएंगे? 6। डिब्बे का मतलब है ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये डिब्बे क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। इसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं या तो हम बोलते हैं सबशेल। और ये पूरा एक सबशेल होता है और पूरा मिलके क्या बनाता है? तुम्हारा सबशेल बनाता है, शेल बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे 5 वैल्यू इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 वैल्यू इसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हर एक डिब्बे में 2। अब यहां पे भर दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जाएंगे यहां से पीछे और फिर जाएगा ऐसा, तो वापस भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे नहीं आएगा, फिर यहां से ऐसा जाएंगे तो ऐसा अगर आना है तो आएगा, इस हिसाब से। ठीक है, ये सीधी रेखा ही माननी है आपको हमेशा। तो P में जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? देखो वहां पे 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, फिर वापस
ट्रेस बैक करके पीछे आओ, फिर यहां से इस प्रकार से देखा ये छूट गया। हाँ तो यहां पे 6, फिर यहां पे 2, फिर पीछे आओ। हाँ और अब आएगा ये 5 को कट करता हुआ, तो डी में जाते हैं 10, पी में जाते हैं 6, एस में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर वापस पीछे आओ। इस प्रकार से तो डी में जाते हैं 10, पी में जाते हैं कितने 6, एस में जाते हैं 2, फिर वापस जाओ पीछे 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 पीछे। और अब आएगा एफ की बारी इस प्रकार से, तो 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स, फिर वापस पीछे और एंड में एस। इस प्रकार से भरना है। तो सर ये लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2, फिर किस में गया 2s2, फिर 2p6, फिर किस में गया 2p6 के बाद 3s2, फिर 3s2 के बाद किस में गया 3p6, फिर ये नहीं गया, फिर देखो ये एरो यहां पे गया, तो लिखेंगे 4s2, फिर गया 3d10, फिर किस में गया 3d10, और फिर 4p6, उसके बाद 5s2। इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके हम आपको बता रहे हैं, ऐसे भरा जाता है। फिर आएगा 4d10, फिर आएगा 5p6, फिर आएगा 6s2, उसके बाद 4f14, फिर आएगा 5d10, फिर आएगा 6p6, फिर आएगा 7s2, फिर आएगा 5f14, एंड में आएगा 6d10 और 7p6। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। इस प्रकार से की जाती है सारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। जैसे ही आप यहां पे फिल कर दोगे, ये यहां तक, ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। देखो 1s2, 1 हमें बताता है कौन सा शेल है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 उसकी बात होती है। एस बताता है कौन सा सबशेल है, और ये ऊपर नंबर लिखा हुआ बताता है कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो जैसे ही आप यहां पे फिल कर दोगे, आपके 118 इलेक्ट्रॉन्स या 118 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके रहेंगे यहां तक। और ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे नया नया इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे वैसे एक नया नया एलिमेंट आएगा। तो यहां तक आपके 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं, पूरे पीरियड टेबल खत्म यहां तक हिसाब से, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली बात होती है, बिकॉज लास्ट जो होता है 118वां एलिमेंट वो कहां जाता है, पी ब्लॉक में जाता है। थोड़ी बहुत 10वीं पड़ी रहेगी ना, तो पी ब्लॉक में जाता है। तो पी ब्लॉक में देखो गया है पी सबशेल मतलब पी ब्लॉक, इनके हिसाब से ही ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 4 हमें दिखते हैं, एस पी डी और एफ, यही होते हैं हमारे ब्लॉक्स भी, एस पी डी एफ। अब एस में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके पास 2 ग्रुप है। पी में जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उसके पास 6 ग्रुप है, 13 14 15 16 17 18। डी में जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उसके पास 10 ग्रुप है, 3 से लेकर 12। और एफ में जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वो जो नीचे लाइन रहती है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 14 अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। लेंथ नाइट की बात करें तो 58 से लेकर 71 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब चीजें बताने वाली होती है, मतलब समझने आए तो अच्छी बात है। और एक्टिनाइट की बात करें तो कहां से कहां तक, 90 से लेकर 103 तक, ठीक है। तो ये 14 ऐसे एलिमेंट होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है वो कर लेते हैं, उससे पहले ये नोट डाउन कर लो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है भाई, चलो। अब सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, उन सब की बात कर लेते हैं। पहले क्रोमियम का मैं एग्जांपल लेके देखता हूं आपको। क्रोमियम का होता है एटॉमिक नंबर 24। तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन फिल? वही मेथड से हमारा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना आ जाएगा? 4 आना चाहिए, राइट। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब आप गिन लो, देखो 2 2 और 6 10, 10 2 और 6 18, 18 2 20 और ये 4 कितने हो गए? 24। लेकिन एक्चुअल में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का नहीं दिखता। तो कैसा दिखता है? कुछ हिसाब से दिखता है क्रोमियम 24 का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये क्यों हुआ सर? बताते हैं। चलो, तो जैसे कि ये डिब्बा अगर हमने बना लिया यहां पे ऐसा, ठीक है। 4s की अगर हम बात करें 4s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर? 2। अब यहां पे d की बात हो रही तो कितने डिब्बे? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। कितने हैं उसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हमने अभी के लिए ऐसे भर लिया, ठीक है, अलग अलग सबको भर लिया। अब यहां पे आप देख सकते हो ये जो है, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली फिल्ड, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे देखो आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे है कितने? 4, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d4। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि जब ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होता? कि या तो पूरे भरे हुए, या तो जितना है उसका आधा भरा हुआ हो, जितना है उसका आधा, मतलब 10 का 5, 1 का 2 का 1, फिर 14 का 7, इस हिसाब से। तो यहां पे वो भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है ये उड़ी मार के इधर पे आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है वो। फिर 1 2 3 4 5 और यहां पे वो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4s1, ये हो गया 3d5। अब देखो ये 2 था, 2 की कैपेसिटी है इसकी, कितने इलेक्ट्रॉन भरे इसने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे 10 की कैपेसिटी थी, 5 भरे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जैसे ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, हाँ संतुलन में आ जाते हैं कि हम लोग बस अभी यहीं पे हमारा जीवन यहीं व्यतीत करेंगे, हम लोग खुश हैं, ऐसा। ठीक यही देखा जाता है किसमें? कॉपर, अपना ये कॉपर में भी। ये तो हमने क्रोमियम आपको बता दिया, किसमें देखा जाता है? कॉपर में भी देखा जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे ये जो चीज हो रही है एक्सचेंज वाली, एक सेकंड रुकिए। सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है। हाँ चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अभी तो इसको हम बोलते हैं, ये जो एक्सचेंज हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब यहां पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे, सबका देखो एनर्जी सेम है। सर कैसे सेम हुआ? सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके लिए सबका एनर्जी जहां पे सेम आ जाता है उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो क्या सर सब में ऐसा ही होगा? जी हाँ। कैसा होगा? मान लो ऐसा रहता तो 1 2 3 4 5, ये बस यही होता तो 4s0 3d0, खाली पड़ा है डिब्बा, खाली पड़ा है, मतलब सबकी एनर्जी वापस क्या है? सेम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इतनी चीजें होती है, पल्ले पड़ा। श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डीजेनरेट समझ में आ गया। अब हम आगे का निपटाते चलते हैं एकदम फटाफट, ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कितना एक्सचेंज करवाना है? अब वो भी सीख लेते हैं कैसे एक्सचेंज करना है, कितना करना है।
आपने अगर स्टार्ट से अभी तक के नोट्स बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कितने सिस्टमैटिक आपके सारे नोट्स बने हैं। ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। जैसे कि अगर हम बोले 3d4 की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल 3d4, तो 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब एक्सचेंज भी देखो उन्हीं में करवाना है, मतलब के आप बातचीत भी उन्हीं से करते हो, बराबरी वालों से, राइट, जो आपके बराबरी रहेगा, उनसे आप बातचीत करते हो। अब संबंध भी उसी से रखते हो जो आपके बराबर होगा। हे सर क्या बोल रहे हो वाला नहीं, दोस्ती यारी वाला। ठीक है। तो उस सब से अगर आप देखो तो यहां पे देखो इन सब की एनर्जी सेम है, लेकिन ये बबुआ इसकी एनर्जी सेम नहीं है, तो यहां पे जो एक्सचेंज होगा वो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो एक्सचेंज कैसे होगा? ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है। ठीक है। फिर ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा। अब आपके दिमाग में आइडिया आया रहेगा कि पीछे क्यों नहीं आता, तो भैया ये वाला तो हो चुका है ना ऑलरेडी। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। तो कितनी बदली हुई? एक हुई ऊपर 3, नीचे हुई 2, प्लस यहां पे ये 1। ठीक है। तो आपको डाउट आया रहेगा ये पीछे क्यों नहीं जा सकता, ये इधर क्यों नहीं जा सकता, तो ये सब तो हो चुके ऑलरेडी। तो कितने आ गए? 6 एक्सचेंजेस। 6 एक्सचेंजेस। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहेगा, आपको बताते दूसरा एग्जांपल है। जैसे कि मैंने बोल लिया 3d5, ये मैंने ले लिया 3d5। अब यहां पे ध्यान से देखना कितनी बदली हो सकती है। सबका बराबर है तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7, फिर 8 9 और एंड में 10। अब ये ऐसा आप करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो जितने हैं उससे कम करवा लेना, तो ऐड करते चलो। तो पहले 5 थे तो 4 + 3 + 2 + 1, तो कितने आ गए? 10 एक्सचेंज। अब यहां से आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, और जितनी एनर्जी निकलेगी उतना वो स्टेबल होगा, उतना वो स्टेबल होगा। ठीक है। ये बात आ जाती है, पल्ले पड़ी, पक्का, श्योर। चलो बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा दूसरा जो रूल था, जिसका नाम है हुंड्स रूल। आइए हुंड्स रूल की बात करते हैं। क्या कहता है हमसे हुंड्स रूल? हंड नहीं, हुंड्स। पनीर हंडी नहीं खा रहे हो आप लोग। हुंड्स रूल। हुंड्स रूल हमसे ये कहता है कि तुम इलेक्ट्रॉन भरो, आपकी मर्जी, तुम इलेक्ट्रॉन भरो, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे भरो कि जब तक तुम भर रहे हो सबका एनर्जी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लिखित में ले लो कि हुंड्स रूल according to Hund's rule, according to Hund's rule, we have to fill the electron in such a way, we have to fill the electron in such a way, या in such a manner, so that the maximum number of unpaired electron with same spin are obtained. With same spin are obtained। क्या मतलब हुआ सर इसका? चलो बताते हैं। सेम स्पिन आर ऑब्टेन। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के पास होता ही है कि इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 होगा, तो मतलब उसके पास ये स्पिन है। स्पिन तो पढ़ा रहेगा ना आपने, मैंने पढ़ाया है। जैसे कि मान लो हीलियम है,
हीलियम के पास होता ही 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऐसा घूम रहा, दूसरा ऐसा ही घूमना पड़ेगा। अब बारी आती है, हम लोग तीसरे की बात करते हैं। जैसे हो गया लिथियम, तो लिथियम में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा ये? एक डिब्बा ये और एक डिब्बा, जाहिर सी बात है ये, राइट। अच्छा, फिर अगर हम बात करें अभी लिथियम, बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऐसा और फिर ऐसा, ये भर दिया हमने 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। चलो, तो सबसे पहले तो ये दो तो भर गए, फिर ये भी भर गया। अब आता है पी का ऑर्बिटल यहां से, बिकॉज बोरॉन होता है पी ब्लॉक का मेंबर। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए, वो आता है सवाल। तो ऐसे भरे, तो जैसे कि मैंने अगर लिख दूं सवाल अलग अलग, तो ऐसे भरे, ऐसे भरे, ऐसे, ऐसे, कैसे? तो कैसे भी भरो, सब में क्या होगा? स्पिन सेम होगा। खेला हो जाएगा अगले वाले में। आइए देखते हैं कौन सा खेला होगा। बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन। बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन। तो कार्बन के पास होते हैं 6। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2s2। अब बारी आती है पी की। तो पी में होंगे 2p2, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए? क्या दोनों एक साथ भर दे? तो अगर ऐसे करेंगे तो हून रूल वायलेट हो जाएगा। कैसे? क्या बोला है हमसे? वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन सच अ वे दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन आर ऑब्टेन। तो स्पिन क्या होना चाहिए? सेम। अगर डिब्बे खाली है तो आगे भेजो। यहां पे इनके पास एक ही डिब्बा था, इसके लिए आगे नहीं भेज पा रहे थे। यहां पे डिब्बा खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालो यहां से और इसको यहां भेज दो, इस प्रकार से। तो यही हो सकता है, नहीं और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि तुम उसको सुला दो, जैसे कि यहां यहां कर दो, फिर जैसे कि यहां यहां कर दो, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखना। बस ये कहता है हमसे हुंज रूल, जितना हो सके उतना, और सबका स्पिन सेम रखना। तो अगर सर ऐसा आया तो ये हो जाएगा गलत, बिकॉज देखो एक का स्पिन ऊपर है, एक का स्पिन नीचे की तरफ है। ठीक है, इस हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा हुंज रूल के बारे में चर्चा। और कुछ जानना है आपको? पक्का? इतना ही था हुंज रूल के बारे में, और कुछ नहीं था विस्तार में। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे यह कहता है कि तुम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यूज सेम नहीं आ सकती, तुम निकाल नहीं सकते, राइट। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सारी वैल्यूज सेम नहीं आ सकती। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे मेरे मास्टर कहते थे कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि 2 का सेम आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एग्जैक्ट पूरी डिट्टो सेम आ रही है, तो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ तुम्हारा ही एक बहरूपिया बैठ रहा है, लेकिन तुम्हें भनक तक नहीं है। ये कहते थे हमारे साथ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, no two electron of an atom, एक ही एटम होना चाहिए, can have exactly identical फ्लैश आ रहा है क्या इस पे? exactly identical
एक सेकेंड ना, फ्लैश आ रहा है तो मैं अब काफी बेटर रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ all possible quantum numbers according to this rule no two electron of an atom can have exactly identical values of all possible quantum numbers। चार क्वांटम नंबर बोलने पड़े ना, एन एल एम एस, तो चारों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम नहीं आ सकती, कोई ना कोई चारों में से एक बदली होगा। अगर सब सेम आ गई तो मतलब आपके साथ आपका एक बहरूपिया रह रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपका एक हमशक्ल रह रहा है। चलो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां पे पहले लिख लेते हैं NLMS, ये चारों मिलके हमें बनाते हैं एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बनाते हैं हमें एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये चारों मिलके। तो सर थोड़ा एग्जांपल समझाइए, समझाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो पहले कैसे इसको भरेंगे 7 इलेक्ट्रॉन को, तो 1s2 2s2 2p3, तो यहां पे हमने भर दिया। जब यहां पे फिलिंग करनी है तो हुंड बाबा को भी याद करना है, तो इसके लिए सबके स्पिन क्या रखेंगे, हम सेम रखेंगे। चलो, यहां पे अगर हम बात करें तो ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला इसको हम बोल लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोल लेते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये हो गया 7th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इन सबका स्पिन सेम है और इन सबका डीजेनरेट ऑर्बिटल भी सेम है, तो क्या मैं यहां पे ये हटा के इन सबको ऐसा लिख सकता हूं कि ये 5वां इलेक्ट्रॉन ही है, 5th इलेक्ट्रॉन, क्यों? बिकॉज सबका एनर्जी लेवल सब कुछ सेम है। ठीक है, उस हिसाब से मतलब A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो ये तीनों इक्वल ही होंगे ना, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो। अब कंपैरिजन किया जाए, अरे रुको मेरे को मार्कर चूज करने दो। हाँ, कंपैरिजन किस में किया जाए, कंपैरिजन 4th और 5th वाले इलेक्ट्रॉन में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम देखो n की वैल्यू कितनी है 2, यहां पे भी n की वैल्यू कितनी है 2, अरे ये तो सेम आ गया सर, आपने तो बोला था। ठीक है, चलो n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। l की बात करते हैं, यहां पे l की वैल्यू है 0, बिकॉज s की वैल्यू क्या होती है 0, और यहां पे p की कितनी होती है 1। अरे देखो अलग आ गया ना, समझे, पल्ले पड़ा। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर m की बात करें तो यहां पे m की वैल्यू है 0, बिकॉज s के लिए क्या होता है l 0, तो m भी 0। लेकिन यहां पे देखो m की वैल्यू, यहां पे अगर हम m की वैल्यू देखें तो भैया -1 0 +1 कुछ भी हो सकता है, -1 0 +1, ये भी चेंज आ गया। ठीक है, s की बात करें तो यहां पे s क्या हो सकता है, ±½ तो यहां पे भी s क्या हो सकता है, या तो +½ होगा या तो -½ होगा, या तो +½ होगा या तो -½ होगा। चलो अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, कौन सी चीजें सेम है वो पहले देख लो। देखो n सेम है तो ठीक है, ये तो हमें नहीं बता पाएगा कुछ, l को रहने दो। m को देखो, वर्स्ट केस सिनारियो m को भी हम क्या मान लेते हैं 0 की, यहां पे m की वैल्यू 0 है, यहां पे भी m की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी नहीं बता पाएगा। मतलब कौन अलग कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, s की वैल्यू यहां पे मान लेते हैं +½ मान लेते हैं, यहां पे भी कितना है +½ चलो ये भी नहीं बता पाएगा। 3 चीजें जो है जो इलेक्ट्रॉन को अभी तक डिफाइन नहीं कर रही है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कहां का है, लेकिन एक चीज है जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर जाएगी,
L की वैल्यू यहाँ पे 0, L की वैल्यू यहाँ पे 1। मतलब जैसे ही L की वैल्यू अब 0 देखो समझ जाना चाहिए वो S का है, और जैसे 1 देखो मतलब समझ जाना चाहिए वो P का है। तो अगर हम बोले कि ये 4 है और 100% अगर कोई चीज होती है तो 4 में से अगर एक भी सही है तो कितना हो गया 25%, यानी कि मिनिमम कितना हो सकता है 25% एक्सक्लूसिविटी होती है। एक्सक्लूसिविटी होती है 25% होती है मिनिमम। कोई ना कोई एक तो बदली होगा ही होगा, कोई ना कोई एक तो बदली होगा ही होगा। अच्छा कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे कि 1s और 2s ले लेते हैं। 1s और 2s, सॉरी 1s और 2p ले लेते हैं। यहां पे n की वैल्यू 1, यहां पे n की वैल्यू 2, फिर यहां पे l की वैल्यू 0, यहां पे l की वैल्यू 1, यहां पे m की वैल्यू 0, यहां पे m की वैल्यू -1, 0 +1, फिर यहां पे s की वैल्यू ±½ और यहां पे s की वैल्यू ±½ अच्छा देखो जरा ध्यान से, ये दोनों वैल्यू अलग है मतलब बता रहा है, ये दोनों वैल्यू अलग है मतलब बता रहा है। यहां पे हम मान लेते हैं m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे -1 या +1 मानने के लिए, हमारे हिसाब से सिर्फ मानने के लिए, तो ये भी अलग। यहाँ पे अगर +½ रख रहे हो तो यहाँ पे मानने के लिए क्या रख लो -½ मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा एक दूसरे से उसका परसेंटेज कितना आएगा 25, और मैक्सिमम जो अलग करेगा वो कितना आएगा 100%। कितना आएगा 100%। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की 100% एक्सक्लूसिविटी भी हो सकती है। चलो अब आज का और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, बस एक चीज जो बाकी है बताने की वो हम बता देते हैं। मैंने बोला था आपको आइसोबार आइसोटोन आपको क्लियर हो जाएगा, देखते हैं आइए। वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये क्या नया टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होती है जिनके हो सकते हैं एटम अलग अलग हो, ठीक है, एटम अलग अलग हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स चाहिए तो आप लिख लो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव सेम इलेक्ट्रॉन। इसका कोई एग्जांपल है ना, जैसे कि मान लो पोटेशियम प्लस और एक मान लो आर्गन, तो आर्गन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने हो गए वो भी 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो ऐसा नहीं तो पहले हम आसान शब्द में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब की जरूरत नहीं हमें वैसे भी, तो ठीक है चलो बता ही देते हैं पूरा। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके पास होते हैं 19, इसके पास होते हैं 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 और यहाँ पे भी 18, ये हो गए। देखो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है, ठीक है, इस हिसाब से। कोई और एग्जांपल है ना, H2O NH3 8 और 10 और यहां पे भी 7 और यहां पे कितने हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, तो ये भी कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बस इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म, अच्छे से आप पढ़ लीजिए और बाकी सम वम रहेंगे वो मैं देखता हूं और आपको सॉल्विंग करवा के दिखा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।